शुरू करते हैं आज के लिए टीजीटी ऑल टीचर एग्ज़ाम के लिए, यानी कि सभी अध्यापक से जुड़े हुए टेट या फिर और अन्य किसी भी तरीके एग्ज़ाम हैं उनके लिए सोशल साइंस के यानी कि सामाजिक अध्ययन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो आईने अकबरी सबसे पहले समझ लेते हैं। जो अकबरनामा था, जो अबुल फजल ने जो लिखा था, उसको 3 भागों में बांटा गया था और ये आईने अकबरी उसका तीसरा भाग है। और ये आईने अकबरी जो तीसरा भाग है, इसको पुनः 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है, ये अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपूर्ण सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करती है। दूसरा है, ये अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास के 3 भागों में से पहला भाग है। तो ये गलत है, मैंने आपको बताया था, ये तीसरा भाग है। तीसरा है ऑप्शन है, इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया गया है, इसमें नहीं है ये। चौथा ऑप्शन है, ये मिर्ज़ा हाकिम द्वारा लिखी गई, जो अकबर के दरबारियों में से एक थे। तो मिर्ज़ा हाकिम ने नहीं लिखी है, बल्कि ये क्या थी, ये आईना अकबरी, ये अकबरनामा का तीसरा भाग था और इसमें अकबर के प्रशासन के विभिन्न पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करती है ये पुस्तक। इसमें क्या है, सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत किया गया है अकबर के प्रशासन के अलग अलग पहलुओं का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। राइट आंसर आपका ऑप्शन फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अपनी कृतियों को भी, यानी कि जो खुद भी उन्होंने लिखी, उनको भी अपने जो लिखी हुई चीज़ें थी उनको बाबा जो गुरु नानक की जो कही हुई चीज़ें थी उनमें शामिल करके फिर उन्होंने उनको क्या किया, उन रचनाओं को इकट्ठा किया, संकलित किया। गुरुमुखी शब्द यहाँ पे यानी कि गुरु के मुख से निकला हुआ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे गुरु तेग बहादुर, दूसरा ऑप्शन है गुरु अंगद, तीसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, चौथा ऑप्शन है गुरु अर्जुन। तो गुरु अंगद जो थे वो दूसरे गुरु थे सिखों के, और पहले गुरु थे यहाँ पे आपके गुरु नानक जी। तो जो गुरु नानक के बाद में जो सिखों के गुरु बने थे गुरु अंगद, इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही जो गुरु के मुख से जो निकली हुई वाणी थी, यानी कि गुरु नानक के मुख से जो निकली हुई कीर्तियाँ थी वो इन्होंने संकलित की और उनमें जो अपनी जो चीज़ें इन्होंने ऐड की और ऐड करके उनको संकलित किया उन रचनाओं को। और ये गुरुमुखी भाषा में इनको क्या था, आज ये जो अभी भी जो सिखों का जो ग्रंथ है वो गुरुमुखी भाषा में ही है। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो एथेनियन लोकतंत्र था जो ये ऐसे थोड़ा लोकतंत्र तो आप समझते हो जो अभिलाल है, जिसमें सभी को समान अधिकार होता है मत का। लोकतंत्र अपने और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें संविधान में लोकतंत्र में होती हैं। प्रत्येक नागरिक को बोलने का, अपनी बात रखने का, न्याय का कुछ अधिकार होते हैं लोकतंत्र। तो उस टाइम का जो लोकतंत्र था उसमें क्या थी, एथेनियन लोकतंत्र था जो। तो पहला ऑप्शन था, कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी के माध्यम से की जाती थी। ये तो ठीक है, यानी लॉटरी या कई पद ऐसे थे उस समय लोकतंत्र में भी कि लॉटरी निकाली जाती थी और लॉटरी के माध्यम से ही उन पदों पर नियुक्तियां की जाती थी, आज जैसे एग्जाम लेकर के नियुक्तियां की जाती हैं। दूसरा ऑप्शन है, 30 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। तीसरा ऑप्शन है, सभी नागरिकों को सेना व नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। तीसरा भी सही है, यानी कि उसमें क्या था कि प्रत्येक नागरिक को नौसेना में और थल सेना जो होती है दोनों ही तरह की सेनाओं में अपनी सेवा देनी होती थी, कंपलसरी थी। चौथा ऑप्शन आपका, मामलों के निर्णयों के लिए आयोजित की गई सभाओं में सभी नागरिक उपस्थित होते थे। तो ये भी ठीक है, ये भी एक लोकतंत्र का उस समय का पार्ट था कि सभी नागरिक वहाँ की सभाओं में इकट्ठे होते थे, जमा होते थे। लेकिन यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है ये विशेषता उस टाइम के एथेनियन लोकतंत्र की नहीं थी। तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी। यानी कि जो दक्षिणापथ यानी एक दक्षिण देश से पता चला शब्द से ही दिशा है, जो दक्षिण साइड के जो पंथ थे, पथ शासक थे जो वहाँ पे, उनके लिए उन्होंने जो चंद्रगुप्त था उसने नीति बनाई हुई थी। तो उनमें से उनकी नीतियों के बारे में ये यहाँ पे बताना है। तो पहला ऑप्शन है, इन्होंने पराजय स्वीकार की और इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। दूसरा, उनके साम्राज्य को उखाड़ फेंका गया और उन्हें समुद्रगुप्त के साम्राज्य का अंग बनाया गया। तो इनको दक्षिणापंथ जो थे इनको समुद्रगुप्त ने अपने राज साम्राज्य का अंग नहीं बनाया, बल्कि इनको क्या किया, इनको इनके राज्य में दोबारा से शासन करने की अनुमति दे दी।
और क्योंकि इन्होंने खुद ही अपनी हार स्वीकार कर ली थी, इसलिए इनको जब पराजय स्वीकार करने पर उनके लिए छूट दे दी, ठीक है अब तुम हम पराजय स्वीकार करते हो तो अपना शासन करो, ठीक है। तीसरा ऑप्शन, इन्होंने चंद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था। ऐसा भी नहीं हुआ था, इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी बल्कि पराजय स्वीकार की थी और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे नहीं किया था, समुद्रगुप्त से। चौथा ऑप्शन है, ये उपहार लाते थे और उसके आदेशों का पालन करते थे और उसके दरबार में उपस्थित होते थे। तो ऐसा भी नहीं था, बल्कि उसने तो उनके लिए क्या था, राज करने की अनुमति दे दी थी, शासन करने की अनुमति दे दी थी। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, कला रूप और नामावली। इधर कला के रूप दिए गए हैं, यानी कौन कौन सी कलाएं हैं, इधर उनका नामकरण किया गया है, यानी कि नामावली, उनका क्या नाम था, ठीक है। तो ये पहला और ये देखते हैं, कला की वह तकनीक जो असली जैसी तस्वीरों को बनाने में सहायक थी। तो ये आपका जो पहला था, इसमें इसको कौन सी कला का नाम दिया गया था, तो इसको तेल चित्रकला का नाम दिया गया था। बी था चित्रकारी जिसमें भारतीय भू दृश्यों को अनूठा अनछुआ दिखाया जाता था, यानी कि भूमि के जो दृश्य थे उनको अनूठा और अनछुआ दिखाया जाता था कि उनको किसी ने छुआ नहीं है। तो ये भी आपका क्या था, यहाँ पे ये जो चित्रकला थी इसको नयनाभिराम नाम दिया गया था। और भारत तीसरी जो चित्रकला थी, भारत में यूरोपवासियों की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन शैली, धन संपदा और रौब दर्शाती चित्रकला थी। इसमें जो यूरोपीय थे उनकी वहाँ पे शक्ति को दिखाया जाता था, उनको धन दौलत, उनकी रौब यानी कि उनकी एक तरह से लोगों पर एक शक्ति प्रदर्शन। तो ये जो चीज़ें थी, इस तरह की जो चित्रकारी की गई थी जिन चित्रकला में, तो उस चित्रकला को रूप चित्रण कहा जाता था। और आपका चौथा जो चित्रकला है, यानी कि डी, ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहास और विजयी दृश्यों को चित्रित करने वाली चित्रकला थी ये, यानी कि इसमें क्या था, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का इतिहास दर्शाया गया था चित्रकला के माध्यम से, और उन्होंने जो विजयी हो जो होते जो उन्होंने यहाँ पे आकर के विजय प्राप्त की थी राजाओं पर, तो उनको दिखाया गया था इस चित्रकला में। तो इसका नाम इतिहास चित्रकला नाम इसका दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, यानी 4, 1, 2, 3। ए में 4, बी में फर्स्ट, सी में सेकंड और डी में थर्ड, यानी कि इतिहास चित्रकला। छठा क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं 18वीं शताब्दी के जो अंतिम चरण में था, मुंबई और मद्रास और बंगाली प्रेसिडेंसियों का जो विकास, इनका 3 प्रेसिडेंसियों का विकास किया गया था ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से। तो इनका जो प्रेसिडेंसी जो बनाई गई थी, तो पहले इनसे पहले ये क्या थे, ये व्यापार केंद्र थे। तो इन व्यापार केंद्रों के नाम बताने हैं। तो पहला ऑप्शन है सूरत मदुरई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है नागपुर मदुरई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है सूरत मद्रास कलकत्ता, चौथा ऑप्शन है पूना मद्रास कलकत्ता। तो सूरत मद्रास और कलकत्ता ये क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब ये 3 प्रेसिडेंसियाँ बनाई थी, इससे पहले ये तीनों सूरत मद्रास और कलकत्ता व्यापार केंद्र हुआ करते थे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो महायान ये क्या था, हीनयान और महायान 2 भागों में बौद्ध धर्म को विभाजित कर दिया गया था। हीनयान में क्या था, उसमें बौद्ध को एक महापुरुष माना गया था, जबकि महायान में बौद्ध को एक भगवान माना गया था। तो देखते हैं एक कथन में क्या दिया गया है। एक कथन में आपका बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। तो ये बिल्कुल गलत है, महायान में ये चीज़ें नहीं दिखाई गई, क्योंकि बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई। इसमें महायान में क्या था, इसमें उनको एक भगवान माना गया था, तो इसमें एक संकेतों और आदि ऐसा कुछ है उसमें नहीं दिखाया गया। और जबकि महायान जो है, बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ, तो ऐसा नहीं था। महायान जो आया था उससे पहले भी बोधिसत्व में लोग विश्वास करते थे। महायान बाद में आया था, बाद में इसको डिवाइड किया गया था हीनयान महायान में। इससे पहले भी लोग बोधिसत्व में यानी बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे। तो ए और बी दोनों ही गलत हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर।
अगला देखते हैं 8वां क्वेश्चन, मालवाड़ी और रैयतवाड़ी राजस्व प्रणालियों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे एक कथन देखते हैं सबसे पहले, मालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी। तो अभी अपने परिचय देखा, प्रेसिडेंसी 3 जो बनी थी वो पहले व्यापारिक केंद्र थे, उनको फिर रानी थी जो वहाँ की, उसने वो बना दिया था, प्रेसिडेंसी बना घोषित कर दिया था। तो ये अब यहाँ पे प्रेसिडेंसी के बारे में बात हो रही है, यानी कि पहला जो कथन है, मालवाड़ी बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए युक्ति थी, यानी एक तरीका था, एक विधि थी, जबकि रैयतवाड़ी ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी। बी देखते हैं, बी कथन में क्या है, मालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव के संकलित राजस्व को कंपनी को अदा करता था, यानी मालवाड़ी में क्या था, जो गांव का मुखिया होता था वो गांव के जितना भी इकट्ठा होता था राजस्व उसे कंपनी को देता था। जबकि रैयतवाड़ी में किसानों के साथ कंपनी सीधा समझौता था, कंपनी सीधा लेन देन करती थी किसानों के साथ। तो यहाँ पे इन दोनों में, दो कथनों में अलग अलग डिफरेंस बताए गए हैं मालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था में। तो देखते हैं ऑप्शन पहला है, न तो ए और न ही बी दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। दूसरा ऑप्शन है, कथन ए दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है, यानी कि पहले ऑप्शन में क्या है, और भी दोनों व्यवस्थाओं के अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। दूसरे ऑप्शन में सीधी सीधी बात करें तो जो ए कथन है वो इनके बीच अंतर को सही स्पष्ट करता है। तीसरा ऑप्शन अगर देखें तो इसमें बताया गया है कि केवल जो बी ऑप्शन है वो इनके बीच सही अंतर को स्पष्ट करता है। चौथा ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो वो है, ए और बी दोनों दो राजस्व व्यवस्थाओं के बीच जो व्यवस्थाएं दी गई हैं दोनों के अंतर को सही स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पे यही आंसर आपका राइट आंसर होगा, यानी कि दोनों ही बिल्कुल सही अंतर को स्पष्ट कर रहे हैं मालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्थाओं के बीच में। यानी मालवाड़ी व्यवस्था में क्या था, ये बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम में के प्रांतों के लिए एक युक्ति थी मालवाड़ी व्यवस्था जो थी। और दूसरा क्या ऑप्शन है, मालवाड़ी में क्या था, गांव का जो मुखिया होता था उससे जो राजस्व प्राप्त होता था कंपनी मुखिया से लेती थी। जबकि रैयतवाड़ी में क्या था, रैयतवाड़ी में ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों के लिए थी, ये केवल उनके लिए थी जहां पर ब्रिटिश नियंत्रण था दक्षिण भारत के इलाकों पर, ये उनके लिए रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। और रैयतवाड़ी इस व्यवस्था में कंपनी सीधे किसानों के साथ समझौता करके काम कर रही थी। 9वां क्वेश्चन है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। पहला ऑप्शन है दरगाह, दूसरा ऑप्शन है खानकाह, तीसरा ऑप्शन ईदगाह, चौथा ऑप्शन है गुलफरोशा। तो यहाँ पे आप देखते हैं मकबरे होते हैं जो सूफी संतों के, उनको दरगाह के नाम से जाना जाता है। जबकि राजाओं के जो मकबरे होते हैं आपने देखा उनको मकबरे ही कहा जाता है। जबकि अगर कोई सूफी है, कोई संत है, तो उसका जो मकबरा है उसको दरगाह के नाम से जाना जाता है, उस पर लोग पूजा वगैरह भी करते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया था। तो ये विशिष्टाद्वैत का जो सिद्धांत है ये किन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पहला ऑप्शन है सखुबाई द्वारा, दूसरा ऑप्शन है रामानुज द्वारा, तीसरा ऑप्शन है एकनाथ द्वारा और चौथा ऑप्शन है आपका बासवण्ण द्वारा। तो ये विशिष्टाद्वैत का जो सिद्धांत था ये रामानुज द्वारा ये क्या था, प्रस्तावित किया गया था। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सन 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में। तो दीवानी यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है दीवानी अदालत के संदर्भ में। तो यहाँ पे ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं ए और बी, इनको पर हमें को विचार करना और उत्तर सही देना है। तो पहला कथन है यह एक फौजदारी अदालत थी। तो ये बिल्कुल जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके अपोजिट चीज़ आएगी, ये तो बिल्कुल देखते ही गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में वो कह रहा है कि दीवानी अदालत के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या कथन में क्या कह रहा है कि एक फौजदारी अदालत थी, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है यह यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलती थी, ये ठीक है। ये क्या थी, ये दीवानी अदालतें थी, इनमें ज़मीन से जुड़े हुए केस और क्या था, ये घरेलू विवाद से जुड़े हुए केस इनमें होते थे इन अदालतों में, इसलिए ये दीवानी अदालत थी।
और इनमें जो मुख्य जिला न्यायाधीश है, ये हर ज़िले में ये अदालत खोली गई थी। और इसके जो मुख्य अध्यक्षता जो करता था वो यूरोपीय जिलाधीशों की अध्यक्षता होती थी। जो यूरोपीय होते थे वो इनके अध्यक्ष होते थे, हर जिलों में एक अध्यक्ष, उनको एक ज़िले के अध्यक्ष को जिलाधीश बोलते थे। तो बहुत सारे जिलों के अध्यक्ष को इकट्ठे के बोलेंगे जिलाधीश, जो जिलाधीशों एक हो गया तो जिलाधीश अध्यक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ए गलत है और बी सही है। 12वां क्वेश्चन है गैरीसन नगर से क्या अभिप्राय है। तो गैरीसन क्या होता था, छावनी की तरह होता था। जैसे आज के टाइम में छावनी है, ऐसे ही गैरीसन नगर बोलते थे उसको। वहाँ पे क्या होता था, सैनिक होते थे जो महल की रक्षा करते थे। और महल की रक्षा करते समय वो हर समय तैनात और तैयार रहते थे। महल पर अगर किसी भी तरह का कोई आक्रमण, कोई दुश्मन से खतरा होता था तो वो उनसे लड़ने के लिए, उनको रोकने के लिए हर समय तैनात रहते थे। तो उसी को गैरीसन नगर उस टाइम बोला जाता था, जबकि उसको आज के टाइम में छावनी से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर। दूसरा ऑप्शन है नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। तीसरा किलेबंद छावनी जहाँ सैनिक रहते हैं। चौथा वह स्थान जहाँ विभिन्न उत्पाद केंद्रों के माल को बेचा जाता था। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा थर्ड, यानी किलेबंद छावनी जहाँ सैनिक रहते हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया गया है जब जो अभिकथन दिया गया है ए नाम से, ये है जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। ये कथन बिल्कुल ठीक है। कारण क्या है इसका, कारण ये है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में 80 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। तो ये भी बिल्कुल ठीक कारण है, यानी जो अभिकथन दिया गया है वो भी ठीक है और जो कारण दिया गया है इसका वो भी ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ए, यानी ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या है और आर ए की क्या है, सही व्याख्या है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि ये 15 डिग्री पे जाकर के हर घंटा बढ़ता है। तो भारत का जो GMT जो टाइम है वो 0 डिग्री पे देशांतर पे जो टाइम है उससे भारत का जो टाइम है 82 डिग्री 30 पे जो भारत स्थित है, तो इसका जो टाइम है वो 5.5 घंटे वहाँ से अधिक है। तो जब वहाँ पे 2 बजेंगे GMT पे, तो यहाँ पे क्या है 7:30 बजेंगे, यानी कि 5.5 घंटे उसमें ऐड कर देंगे। तो ये दोनों ही ठीक हैं। 14 क्वेश्चन में और ये क्लियर हो जाएगा थोड़ा, ABC से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि समय क्षेत्र पर दिए गए A, B और C कथनों पर विचार। 3 कथन दिए गए हैं समय के क्षेत्र पर, तो इन पर विचार करना है, सही उत्तर देना है। समय के क्षेत्र के विषय में ही ये 3 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। कुछ देश ऐसे हैं जिनका देशांतरीय विस्तार अधिक है, ज़्यादा अधिक विस्तार होने के कारण वहाँ पे एक से अधिक मानक समय अपनाए जा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पे देश में एक GMT को अपनाया जाता है। तो पहले बी देखते हैं, बी क्या है। बी कथन पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ये बिल्कुल कथन सही है, यानी कि जो पूरी पृथ्वी है उसको एक ही घंटे वाले 24 क्षेत्रों में बांटा गया है, जबकि एक क्षेत्र 15 डिग्री का होता है। सी कथन देखते हैं पृथ्वी समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो यानी कि 15 डिग्री का एक क्षेत्र है, टोटल क्षेत्र है 24, यानी तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। 24 क्षेत्र हैं तो ये 240 और 120, ये 360 डिग्री हो गई पूरे कंप्लीट। तो 360 डिग्री को जब हम डिवाइड करेंगे तो 24 से, तो वो 15 डिग्री का एक क्षेत्र आएगा और एक क्षेत्र 1 घंटे के बराबर है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। तो A, B, C यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तीनों ही कथन यहाँ पे सही है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का, यानी पृथ्वी की सतह से हमको ऊपर की ओर जो सतह है वायु की उनको देखते हुए चलना है। तो जब हम पृथ्वी पे सबसे पहले देखेंगे तो क्षोभ मंडल आएगा पृथ्वी से, फिर हम देखेंगे क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल आएगा, फिर ऊपर देखेंगे तो फिर मध्य मंडल आएगा, फिर ऊपर देख जाएंगे तो बाह्य मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो बाह्य और बहिर्मंडल सबसे, ये दोनों मिलते जुलते हैं। तो बाह्य मंडल बहिर्मंडल से पहले है, बहिर्मंडल सबसे लास्ट में है और सबसे पहले पृथ्वी से जब जाएंगे तो क्षोभ मंडल आता है। तो क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछा जाता है
कि प्रथम पर सबसे पहली परत जो है वो क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। पहला ऑप्शन वैसे देख लेते हैं यहाँ पे मध्यमंडल, तो मध्यमंडल तो मध्य में होगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं समताप मंडल है, फिर मध्यमंडल है, तो यहाँ पे 5 मंडल दिए गए हैं, इनके हिसाब से भी देखें तो मध्यमंडल तो तीसरे नंबर पर आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन देखें अगर बाहिरमंडल, तो बाहिरमंडल तो जब पृथ्वी की तरफ से जाएंगे तो बाहर, तो बाह्यमंडल तो ऊपर की तरफ पड़ेगा, ये तो स्टार्ट में तो नहीं हो सकता, तो ये भी गलत होगा। इसलिए तो राइट आंसर आपका कौन सा हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया यहाँ पे। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं। या फिर ऋतुओं के बारे में बताना है कि ऋतुओं का क्या कारण है, यानी कि ऋतुएं जो चेंज होती रहती हैं, ठीक है, वर्षा ऋतु, गर्मी की, मौसम की जो चेंज परिवर्तन होता है उनको ऋतुएं जो होती हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे बताना है, उनका कारण बताना है। पहला ऑप्शन है पृथ्वी अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूमने के कारण आभामंडल बनता है, तो ये इसका सही कारण नहीं है। दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये भी इसका सही कारण नहीं है। तीसरा ऑप्शन है मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं, तो ये भी इसका सही कारण नहीं है। ऋतुओं के जो कारण है जो बनने का, वो कारण है यानी कि पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है एक दिशा में, और पृथ्वी का जो परिक्रमण है, ये दोनों ही कारण है ऋतु में बनने के। 17वां क्वेश्चन है प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है, यानी प्रमुख संगठक बताना है यहाँ पे वायुमंडल में पृथ्वी के में, और बताना है प्रतिशत के अनुसार। तो आपको पता है सबसे अधिक पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी है प्रतिशत के आधार पर, नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन 78.8% है वायु में, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका नाइट्रोजन। हीलियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि ऑक्सीजन 21% है, तो ये सभी थोड़ी थोड़ी ये पॉइंटों में है, 1% से भी कम है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी कम है नाइट्रोजन के सामने, तो नाइट्रोजन 8% है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि प्रतिशत के अनुसार प्रमुख संगठक यहाँ पे नाइट्रोजन होगा। अगला देखते हैं 18वां क्वेश्चन है महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सा से क्वेश्चन सही है। तो आपका यहाँ पे देखते हैं महासागरीय जो धाराएं उनके बारे में बात हो रही, तो महासागरीय जो धाराएं होती हैं वो एक दिशा में जो जलधारा होती है महासागरों में, उन धाराओं के विषय में इनको 2 भागों में बांटा गया है। तो सबसे 2 भाग हैं, एक होती हैं गर्म धाराएं और एक होती हैं जल धाराएं, इनको तापमान के आधार पर इनको बांटा गया है 2 भागों में। तो पहला यहाँ पे देखते हैं कथन क्या है, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं, तो ये सही है। यहाँ पे क्या है, जो ठंडी धाराएं जो होती हैं वो ध्रुवीय या फिर उच्च अक्षांशों, ध्रुवीय कह सकते हैं, या फिर हम उच्च अक्षांश जो होती हैं वहाँ से वो क्या है पानी को यानी जल को उष्णकटिबंधीय या फिर निम्न अक्षांशों की तरफ ले जाती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ध्रुवों से अक्षांशों की ओर जो पानी को ले जाती हैं जो धाराएं, या फिर कह सकते हैं हम या उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय की ओर जो जल को ले जाती हैं जो ठंडी धाराएं होती हैं। बी देखते हैं लेब्राडोर एक गर्म धारा है, तो ये गलत हो गया, ये एक ठंडी धारा है। तो सी देखते हैं जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, ये भी ठीक है, जहाँ पर दोनों तरह की धाराएं मिलती हैं गर्म ठंडी, उसको मत्स्य कहा जाता है विश्व का। तो यहाँ पे ए और सी 2 कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। 19वां क्वेश्चन देखते हैं हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। तो हिमनद क्या होता है, जो बर्फ़ होती है वो पानी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर या फिर पहाड़ी ढलानों पर एक लाइन में जो पानी हिमनद का जो चलता है, लाइन बन जाती है, जो हिमनद बहकर जो चलता है उसको हिमनद कहा जाता है, ठीक है पानी। तो पहला ऑप्शन है समुद्री गुफा, दूसरा है लोयस, तीसरा ऑप्शन तटबंधी और चौथा है हिमोड। तो इसके निक्षेपण को क्या कहा जाता है, यानी कि अलग होकर के एक तरीके से आकृति बनाकर जमाव जो होता है उसको हिमोड कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे कथन दिया गए हैं 2 ए और बी कथन। तो इनमें क्या है, वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो ए बी जो हैं उसमें वनस्पतियों की जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन करते हैं, जबकि वनस्पतियों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो इनमें से कौन सी टाइप की वनस्पति है जो ये विशेषताएं दी गई हैं, कौन सी वनस्पति की हैं ये बताना है सीधा सीधा, यानी कि ए और बी में जो विशेषताएं जो दी गई हैं वो कौन सी वनस्पति की हैं।
तो ए ऑप्शन देखते हैं ए में क्या विशेषता है। ए में विशेषता यही दी गई है कि यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। ये क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध का उच्च अक्षांश है। ये 50 डिग्री 70 डिग्री ये सभी की उत्तरी गोलार्ध के अक्षांश हैं, उच्च अक्षांश। तो ये शंकुधारी वन की विशेषताएं हैं यहाँ पे। बी जो दूसरी विशेषता है यानी बी, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह इस क्या है, शंकुधारी वनों को क्या है, टैगा के नाम से भी जाना जाता है, टैगा वन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। पहला ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, भूमध्य सागरीय वनस्पति। दूसरा ऑप्शन है शीतोष्ण पर्णपाती वन। जो तीसरा ऑप्शन है शीतोष्ण घास स्थल। तो ये यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 4, यानी शंकुधारी वन जो होते हैं इनको टैगा वन के नाम से भी जाना जाता है। और ये उच्च अक्षांशों में, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में यानी कि 50-70 डिग्री में पाए जाते हैं। तो आज के लिए यही थे 20 इम्पोर्टेंट